बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। जो अटैक है फ़लस्तीनियों के ऊपर इसराइल का, वो बहुत खौफनाक हद तक बढ़ता चला जा रहा है। और जो गुज़िश्ता रात थी, अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो अब तक की सबसे मुश्किल रात थी और सबसे भयानक सूरत हाल रही गुज़िश्ता रात को गज़ा की पट्टी में, जहाँ इसराइल ने फ़लस्तीनियों के ऊपर एक बराह रास्त पूरा हमला किया हुआ है। और ये फुल फ्लेज वॉर है, वन साइडेड। यानी अगर आप ये कहें कि हमास मुकाबला कर रहा है या हमास मार रहा है, तो ये बात ठीक नहीं है। अगर आप आदाद शुमार को देखें तो 2000 से ज़ायद रॉकेट उन्होंने फायर किए हैं। उनके कुछ रॉकेट हैरानकुन हद तक ज़्यादा एक्यूरेट रहे हैं। उनके कुछ रॉकेट हैरानकुन हद तक उनकी रेंज में इजाफा हुआ है। हमास ये रॉकेट बनाता कैसे? इनको मुख्तलिफ लोग मदद करते हैं, जिनमें ईरान खुल के मदद करता है, कुछ और मुस्लिम दुनिया के लोग हैं वो उनकी मदद करते हैं, और कुछ दीगर ऐसे लोग हैं जो इसराइल को पसंद नहीं करते, वो भी इनकी मदद करते हैं। ये पहले मिस्र के अंदर कुछ कोशिशें करते थे, वहाँ पे बना लेते थे, और अब ये मकामी तौर पे इसको मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। तो रॉकेट बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो हमास के नौजवान सीख चुके हैं और वो उसके ऊपर अब काम करते हैं। रॉकेट बनाते रहते हैं, इकट्ठे करते रहते हैं। उनके पास टनल्स हैं जो ज़ेरे ज़मीन उन्होंने सुरंगें बनाई हुई हैं, उनके अंदर वो अपने हथियार छुपाते हैं और वहीं से वो उनको एक्टिव करते हैं और फिर इसराइल को जवाबी कार्रवाई करते हैं। ये एक बड़ी कमज़ोर जवाबी कार्रवाई है इसराइल जैसे एक ताकतवर मुल्क के ख़िलाफ़। हमें अपने आप को किसी धोखे में नहीं रखना चाहिए। देखें, बहुत सारे चैनल्स बार बार ये कह रहे हैं कि तबाही फेर दी, बर्बाद कर दिया इसराइल को। बेशक उनको पहली मरतबा इतना तगड़ा जवाब मिला है, ये बात ठीक है, और ये मैं भी कह चुका हूँ और मैं अभी फिर कह रहा हूँ कि इसराइल तवक्को नहीं कर रहा था कि उनको इतना तगड़ा जवाब मिलेगा हमास की जानिब से। उनके रॉकेट ज़्यादा एक्यूरेट भी हुए हैं और ज़्यादा दूर तक भी जा रहे हैं। यानी इससे पहले उनका अंदाज़ा ये था कि 100 मील के अंदर अंदर तक वो अटैक कर सकता है, लेकिन इस मरतबा उन्होंने 110 मील से ज़्यादा दूर तक हमले किए हैं। और हमास ने क्लेम किया है कि उनका नया बनाया गया रॉकेट जो बहुत दूर तक जाकर गिरा है वो 150 मील से भी ज़्यादा दूर तक जाता है, यानी वो पूरे इसराइल को कवर कर सकता है। हमास का ये क्लेम है कि वो इसराइल में जहाँ चाहें वहाँ रॉकेट हमला कर सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो इसराइल ने क्लेम किया है, जो उनका दावा सामने आया, गुज़िश्ता रात को खौफनाक बम्बारमेंट के बाद, गुज़िश्ता रात को बड़ी खौफनाक लड़ाई हुई है। लड़ाई तो नहीं हुई, हमला हुआ है बड़ा खौफनाक किस्म का, और उसमें 119 फ़लस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं, जबकि 8 इसराइली मारे गए हैं। एक इंडियन भी वहाँ पे मारा गया है। अल जज़ीरा के मुताबिक एक भारतीय शहरी वहाँ मौजूद था, वो भी मारा गया है। 31 मासूम बच्चे हैं और 19 ख़वातीन हैं जिनकी शहादत हुई है, और दूसरी जानिब 830 ज़ख्मी हुए हैं फ़लस्तीनी, जिनमें बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद है। और जो मेडिकल कैंप्स हैं उनके ऊपर भी हमला कर देते हैं इसराइली फ़ौजी, और वो कोई इम्तियाज़ नहीं कर रहे, किसी किस्म की रियायत नहीं बरत रहे, और तमाम जंगी कवानीन जो है उनको पसे पुश्त डाल दिया है। इसराइल ने दावा किया है कि उन्होंने गुज़िश्ता रात को जो हमले किए हैं उसमें वो जो कमांडर्स जो अल-कस्साम ब्रिगेड की तरफ से मार रहे थे, उन कमांडर्स को शहीद कर दिया है, और कुछ टनल्स जहाँ पे ज़ख़ीरा था उनको भी तबाह कर दिया है। और अब हमास उतनी बाअसर नहीं रही जितनी पहले थी। तो देखिए, ये बात सही है कि जितनी देर तक ये लड़ाई चलती रहेगी, हमास हर गुजरते दिन के साथ कमज़ोर होते जाएंगे। फ़लस्तीनी हर गुजरते दिन के साथ कमज़ोर होते जाएंगे, हथियार कम होते जाएंगे ना, और शहादतें भी बढ़ती जाएंगी, तो वो कमज़ोर होते जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी टूटता जाएगा, भूख भी बढ़ती जाएगी, मेडिकल असिस्टेंस भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो हमास लगातार कमज़ोर होता चला जाएगा। और इसराइल क्योंकि बहुत ताकतवर है, उन्होंने टनल्स बनाई हुई है, वो अपने लोगों को महफूज भी रख सकते हैं, उनका जानी नुकसान भी बहुत कम हो रहा है और माली नुकसान की उनको परवाह नहीं है। लिहाजा इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई बनती नहीं है, ये लड़ाई है नहीं, और अकेले फ़लस्तीनी कभी ये लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे। फ़लस्तीनियों को मदद की ज़रूरत है, और वो मदद मांग रहे हैं ऐसे मुसलमानों से जो उनकी मदद करने के बारे में सोच भी नहीं रहे। मैं आपको तमाम मुसलमान मुल्कों के बारे में बताता हूं, लेकिन पहले आप इसराइल के हमायतियों के बारे में सुने कि वो कितने ताकतवर हैं और कितने बाअसर हैं। सबसे बड़ा जो इसराइल का हमायती है वो अमेरिका है, और अमेरिका में हाल ही में कुछ चीज़ें की हैं। नंबर 1, अमेरिका ने इसराइल की मदद के लिए मिडल ईस्ट में अपनी ताकत को बढ़ा दिया है। सऊदी अरब में उन्होंने अपने F-18 तैयारे जो फाइटर जेट्स हैं वो भिजवा दिए हैं। देखिए, मदद किसकी करनी है? इसराइल की। और अड्डा किसका इस्तेमाल हो रहा है? सऊदी अरब का। और तैयारे किसके पहुंचे हैं? अमेरिका के। अब मैं इससे ज़्यादा आपको क्या कहूँ। F-18 तैयारे बेहतरीन लड़ाका हैं, ये अमेरिका ने भिजवाए हैं इसराइल की मदद के लिए। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि हम तैयारे तबाह कर सकते हैं जज्बा जहाद से, नहीं, ऐसे नहीं होता, लड़ना पड़ता है आपको। मुसलमान बेशुमार जंगें हारे हैं,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी एक गज़वा हारे हैं। जब आप सही तरह नहीं लड़ रहे होते, आपकी प्लानिंग ठीक नहीं होती, आपके हथियार ठीक नहीं होते, आपकी हिकमत अमली ठीक नहीं होती, या आप जंग को उस तरीके से नहीं लड़ते जैसा कि आपके सिपहसालार कह रहे हैं, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत उली की थी मुसलमानों ने, तो जंग उहद में नुकसान हुआ था, ग़ज़वा उहद में नुकसान हुआ था। तो इसी तरह जंगे मुसलमान बेशुमार हारे हैं, मुसलमानों का बहुत नुकसान हुआ जंगों में, पूरी खिलाफत उस्मानिया तबाह करके रख दी उन्होंने। आपको याद नहीं चंगेज़ खान ने मुसलमानों के साथ क्या किया था, अब्बासियों के साथ क्या हुआ था? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मुसलमान जंग में हार जाएं या मार खा जाएं। क्या जज्बे उस वक्त मर गए थे? उस वक्त भी अल्लाह उनकी दुआएं सुन रहा था, उस वक्त भी सारा कुछ हो रहा था। तो जंग हथियारों से और फौजों से और हिकमत अमली के साथ लड़ी जाती है। अल्लाह ताला की मदद आपके साथ तब शामिल हो जाती है, आपके जज्बे तब काम आते हैं जब आपकी बेहतरीन प्लानिंग, बेहतरीन इत्तेहाद, बेहतरीन इत्तफाक और बेहतरीन हिकमत अमली हो। तो F-18 जो है वो बड़े तगड़े हैं और बड़े शानदार हथियार हैं जो सऊदी सरजमीन पे पहुंचे हैं इसराइलियों को बचाने के लिए। जनरल असम्बली का जो इजलास अक़वाम मुत्तहिदा में हंगामी तौर पे बुलाया गया था, एतवार को वो इजलास होना था, उसको मुअत्तल करवा दिया है अमेरिका ने अपने असर रसूख के ज़रिए से। ये इसराइल की एक और मदद की है कि रज के मारो और अभी हम इजलास नहीं होने दे रहे, आपके ऊपर कोई दबाव हम नहीं आने देंगे। और सेनेटर्स ने एक करारदाद पेश की है, एक ख़त लिखा है सदर जो बाइडन को, और ये जो ख़त है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ख़त है जी, और इसके अंदर इन्होंने कहा है कि हम मज़म्मत करते हैं इसराइल के ऊपर जो रॉकेट हमले कर रही है एक दहशतगर्द तंजीम जिसका नाम है हमास, और हमास को हम लोगों ने 1997 से दहशतगर्द करार दिया हुआ है, लेकिन ईरान इसको सपोर्ट करता है और ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है इसराइल का, और इसराइल के साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, जबर हो रही है। इस पूरी अगर आप इस लेटर को अगर आप पढ़ें जो बाइडन को उन्होंने लिखा है अमरीकी सेनेटर्स ने, और ये 44 सेनेटर्स हैं जिनको लीड कर रहे हैं मार्को रबियो, ये इन्होंने लेटर लिखा है, और इसके साथ 43 दीगर सेनेटर्स हैं जिनके दस्तखत हैं। ये आप उनके पेपर देख लें। तो इन्होंने कहा कि इसराइल एक निहत्ता, मासूम, मजबूर, हक परस्त किस्म का मुल्क है, और जालिम और जाबर किस्म की हमास ने और फ़लस्तीनियों ने उनके ऊपर धावा बोल दिया है, और ईरान उनकी दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रहा है। लिहाजा आपकी हुकूमत ईरान के ऊपर से जो पाबंदियाँ उठाने का सोच रही है उस सोच को ख़त्म करे और ईरान के ऊपर दबाव बढ़ाए और ईरान के ऊपर पाबंदियाँ लगाए और इसराइल की मदद के लिए फौरी तौर पे बंदोबस्त करे। वो तो उन्होंने कर दिया, अपने लड़ाका तैयारे भी भेज दिए, अपनी फ़ौज भी तैयार कर दी मिडल ईस्ट में, और सऊदी अरब के अड्डों के ऊपर मुतहर्रिक भी हो गए हैं अमेरिकन। तो 16 मई बरोज़ एतवार को, उसी दिन जिस दिन अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास जो है वो उसको ख़त्म कर दिया गया है, उस दिन OIC ने, जो इस्लामी मुल्कों की तंजीम है, अपना इजलास बुला लिया है, और ये वर्चुअल मीटिंग होगी। और सऊदी अरब ने इसकी दावत दी है कि सारे मुसलमान मुल्क इकट्ठे हों और कोई हिकमत अमली बनाए, किसी तरह रोका जाए इसराइल को इस बर्बरियत से जो इस वक्त फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ कर रहा है। इसराइल ने एक और बहुत बड़े हमले की तैयारी की है, और इस मरतबा वो टैंकों को बहुत बड़ी तादाद में लेकर जा रहा है गज़ा की पट्टी की तरफ और गज़ा के किनारों की तरफ, और वहाँ पे मज़ीद 9000 फ़ौजी भी उन्होंने बुलवा लिए हैं। गुज़िश्ता रात उन्होंने टैंकों से भी अटैक किया है, ड्रोन से भी अटैक किया है, और फ़िज़ाई हमले भी किए हैं, और वो इन हमलों को मज़ीद तेज़ करने जा रहे हैं। इसराइली जो मुख्तलिफ ख़बर रसां इदारे हैं उनका दावा है कि इसराइल अपने पैराट्रूपर्स को उतारने का प्लान बना रहा है गज़ा में, और वहाँ पे वो हमास के लीडरों को या हमास के जो वहाँ पे उनकी फ़ोर्स मौजूद है उनको कत्लेआम करेगा, और लाजमन वो आम शहरियों को मारेंगे, निहत्ते लोगों के ऊपर अटैक करेंगे, और एक बहुत बड़ा हमला इसराइल ने प्लान किया है और एक मुकम्मल जंग की तरफ एक सूरत बना रहे हैं। और ये एक तरफा जंग है, इसको मानना पड़ेगा। जो हमास के लोग हैं या फ़लस्तीनी हैं वो लड़ सकते हैं, मार नहीं सकते, ये बड़ा फ़र्क है। यानी एक आदमी अकेला खड़ा है, सामने 100 आदमी खड़े हैं मुसल्ला, वो अकेला आदमी या तो चुप करके मार खा ले या लड़ पड़े, दो ही ऑप्शन है ना। तो वो लड़ सकता है, उन सबको मार नहीं सकता, लिहाजा वो उनसे मार तो खाएगा लेकिन वो लड़ के मार खा रहा है। फ़लस्तीन का सिर्फ इतना कसूर है, और उसकी लड़ाई को लोग कह रहे हैं कि जंग हो रही है दो तरफा, तो ऐसा नहीं हो रहा। उनका साथ देने के लिए कोई मुसलमान मुल्क अभी तक बीच में नहीं आया। तैयब उर्दगान के कुछ स्टेटमेंट आए हैं, उन्होंने पहले कहा इनको सबक सिखाना पड़ेगा। मुसलमान मुल्कों से बात की, पाकिस्तान से बात की, फिर उन्होंने रशिया से बात की, फिर उन्होंने कहा कि एक इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फोर्स बनाकर फ़लस्तीन में भेज दी जाए ताकि इसराइली उनके ऊपर तो अटैक ना कर सकें, इस तरह फ़लस्तीनी मुसलमान जो हैं वो महफूज रह जाएंगे। अब टैंकों के पहुंचने के बाद जो सरहदी इलाके हैं गज़ा की पट्टी के, वहाँ के मुसलमान फ़लस्तीनियों ने नकल मकानी शुरू कर दिया, लेकिन भाग कर जाएंगे कहाँ पे? छोटा सा इलाका है गज़ा, बहुत छोटा। अगर नक्शे पे देखें तो इसराइल खुद बहुत छोटा सा है, उसमें गज़ा बिल्कुल ही छोटा सा इलाका है।
एक तरफ समंदर है और फिर इसराइल ने घेरा डाला हुआ है। वहां से निकल के कहां जाएंगे? कहीं दूर जा नहीं सकते, चंद मील का इलाका है, उसके बीच में फंसे हुए हैं और भाग के कहीं जा भी नहीं सकते। तो वो जितना मैक्सिमम हो सकता है टैंकों से और हथियारों से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। जो निहत्ते मासूम शहरी हैं वहाँ के ख़वातीन, बच्चे, और पत्थरों के साथ मुकाबला कर रहे हैं दुनिया के बेहतरीन हथियारों का। अब अमेरिका ने जो पूरा साथ दे दिया है इसराइल का और यूरोप ने पूरा साथ दे दिया है इसराइल का, तो मुसलमानों के पास ऑप्शन क्या रह जाती है? लेकिन पाकिस्तान अगर इस जंग में जाता है तो अरब साथ नहीं देंगे और शायद कोई और मुल्क भी ना दे। पाकिस्तान को लोग उकसा रहे हैं कि आप फौरन जंग में चले जाएं। मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि इसराइल को फेंटी लगनी चाहिए, देखी जाएगी, लेकिन पूरी दुनिया आपके खिलाफ आपके साथ लड़ेगी। एक ही सूरत है, तुर्की अकेला नहीं जा सकता, पाकिस्तान अकेला नहीं लड़ सकता, ईरान अकेला नहीं लड़ सकता, कोई मुल्क ये लड़ाई अकेला नहीं लड़ सकता, क्योंकि इसराइल अकेला नहीं मार रहा उनको। फिलहाल उसको मारने के लिए बाकियों की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। जब आप उसको रोकेंगे सारी दुनिया उसके साथ मिलकर आपके साथ लड़ेगी। आपको कम से कम एक बड़ा इत्तेहाद चाहिए, एक बड़ा इत्तेहाद जिसमें आपके साथ कम से कम अरब खड़े हों, सऊदी अरब, यूएई। मैं आपके सामने एक डाटा रखता हूं, ये देखें। अमेरिका जो हथियार बेचता है ना पूरी दुनिया को, उनमें जिन मुल्कों ने सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका से खरीदे हैं 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक, वो सऊदी अरब है, जो दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा वैसे भी खरीदार है और जो अमेरिका से भी सबसे ज्यादा हथियार लेता है। 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 2151 मिलियन डॉलर के हथियार लिए हैं सऊदी अरब ने अमेरिका से। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है जिसने इससे आधे पैसों के लिए है 1100, ये 2151 और वहां 1100। साउथ कोरिया ने 917, क्योंकि वो शुमाली कोरिया का एक हवा बनाया हुआ अमेरिका ने, तो जो साउथ कोरिया है उसको 917 मिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियार दिए हैं। 7वें नंबर पे इसराइल आता है जो अमेरिका से हथियार खरीदता है, और टॉप 10 मुल्कों के अंदर है ही नहीं जो हथियार खरीदने वाले मुल्क हैं। वो खुद भी अपने हथियार बनाते हैं, क्योंकि इसराइल को उतने ही हथियार चाहिए जितने हथियारों से वो फलस्तीनियों को मार सके या आसपास के मुल्कों को दबा सके। उसको पता है जब भी बड़ी जंग होगी अमेरिका और दीगर मुल्क उसके साथ खड़े हो जाएंगे। सऊदी अरब पूरी दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे चाइना है, फिर इंडिया है, फिर मिस्र है। तो ये बड़े तगड़े मुल्क हैं, इनके पास बहुत पैसे हैं, बड़े वसाइल हैं। सऊदी अरब के पास बहुत दुनिया के जदीद हथियार हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मुसलमानों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते क्योंकि वो कर नहीं रहे। अब यहूदी इतने तगड़े कैसे हैं और अमेरिका उनको इतनी सपोर्ट कैसे करता है, एक छोटी सी चीज मैं आपके सामने रख देता हूं। अमेरिका में यहूदी लॉबी इतनी ताकतवर है कि उनकी 2 बहुत बड़ी तंजीमें वहां पे काम कर रही हैं, और उसके आगे मैं तंजीमें आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। ये क्रिश्चियन यूनाइटेड फॉर इसराइल एक तंजीम है, CUFI। ये बहुत ताकतवर लॉबिंग ग्रुप है जो पूरे अमेरिका में काम करता है। एक और ग्रुप है द अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी। ये लॉबिंग ग्रुप जो है वाशिंगटन में, इसका एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर भी है और बहुत बड़ी बिल्डिंग इनके पास मौजूद है। जितने भी उम्मीदवार अमेरिका में इलेक्शन लड़ते हैं कांग्रेस का, ये तमाम उम्मीदवार AIPAC यानी यहूदियों की तंजीम इन सबसे मुलाकात करती है और फिर अपनी राय और ज़रूरत के मुताबिक उन्हें फंडिंग भी लेकर देती है इलेक्शन लड़ने के लिए। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में जब भी इलेक्शन होते हैं तो उनकी 30% से ज़्यादा फंडिंग यहूदी करते हैं, और बराह रास्त फंडिंग जो इसराइल की है वो 25% के करीब है, और यहूदियों की अलग फंडिंग है। तो बहुत बड़ी फंडिंग करते हैं यहूदी अमेरिकन इंतखाबात में। हत्ता कि जो हर उम्मीदवार इलेक्शन लड़ता है उसको ये जो तंजीम है ना, द अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, ये उसको कहते हैं कि आप एक पोजीशन पेपर लिख कर लाएं जिसमें आप ये लिखकर बताएं कि इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में आप क्या सोचते हैं और कैसे चलने चाहिए। और जो इनके साथ ज्यादा वफादारी करता है उसको जीतने में मदद करते हैं, उसको जिताते हैं। इसीलिए तो 44 लोगों ने बगैर चूं चढ़ा के फौरन लिखकर दे दिया जो बाइडेन को लेटर कि जनाब ईरान को दबा दें, फौरन इसराइल का पूरा साथ दें, हमास को जो है वो तोड़ के रख दें। ये ताकत है उनकी इसराइलियों की अमेरिका में। अमेरिका में दर्जनों ऐसे थिंक टैंक हैं जो काम कर रहे हैं, और वो सारे थिंक टैंक्स जो हैं वो यहूदियों के हैं, जिनमें अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट, सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, हेरिटेज फाउंडेशन, हडसन इंस्टीट्यूट और ज्यूज इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी अफेयर्स, पारा चर्च ऑर्गेनाइजेशन और बेशुमार ऐसी तंजीमें हैं अमेरिका में जो काम कर रही हैं। हर जगह के अंदर ये यहूदी घुसे हुए हैं अमेरिका में, उनके बैंकिंग सेक्टर में, उनकी मल्टीनेशनल कंपनियों में, उनके तमाम मालियाती इदारों में, हर जगह पे ये मौजूद हैं। और इनकी मौजूदगी की वजह से अमेरिका अपनी हर पॉलिसी इनकी मर्जी के मुताबिक बनाता है। तो आप ये समझिए कि आपको इसराइल से नहीं लड़ना, आपको अमेरिका से लड़ना है। और इस वक्त बेहतर तरीका यह है कि मुसलमान मुल्क सारे इकट्ठे हों, अगर लड़ाई लड़नी पड़े तो मिलकर लड़ें,
ताकि आपको अकेला अकेला करके तबाह ना किया जा सके। अगर कोई एक अकेला मुसलमान मुल्क इसके अंदर कूदेगा तो उसका हाल भी फ़लस्तीन वाला या अफगानिस्तान वाला हो जाएगा। बड़ा आसान है, सिंपल है। अफगानिस्तान या फ़लस्तीन वाला हाल करना कोई मुश्किल तो नहीं है। 20-25 मुल्क मिल जाएं, मिलकर अपने सारे हथियारों का रुख मोड़ें और उस मुसलमान मुल्क के ऊपर बम्बारमेंट करें, उसको तबाह बर्बाद कर दें। कोई भी मुल्क होगा, चाहे तुर्की हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, कोई भी मुल्क हो, ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। इराक का हाल देखा आपने, लीबिया का हाल देखा आपने बेशुमार और मुसलमान मुल्कों का हाल आपने देख लिया है। तो तरीका यह है कि सारे इकट्ठे हों, इकट्ठे होकर फैसला करें। OIC के प्लेटफॉर्म से उम्मीद की जा सकती है शायद कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन अभी कुछ कहना कबल वक्त है। रियल पिक्चर मैंने आपके सामने रखी है। मैं आपकी ख्वाहिशात नहीं पूरी कर सकता ये कह के कि मुसलमान ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इस वक्त जो है वो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी आ जाएंगे, इस वक्त मोहम्मद बिन कासिम आ जाएंगे। नहीं हो सकता भाई। सलाउद्दीन अयूबी जब थे अपने दौर में तो वो अपने दौर के बेहतरीन फाइटर थे, उनके पास अपने दौर के सबसे जदीद लड़ाका हथियार थे, इसीलिए वो मारते थे। जब ये खिलाफत उस्मानिया थी, उनके पास अपने दौर के बेहतरीन फौजी, बेहतरीन हथियार और बेहतरीन बंदोबस्त था, इसलिए वो मारते थे। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदवार में जब गज़वात हो रहे थे, मुसलमानों को फतुहात इसलिए मिल रही थी कि वो बेहतर लड़ने वाले थे, बेहतर हिकमत अमली थी, और उनके पास लड़ाई की वजह भी थी, और उनके अंदर आपस में इत्तफाक था। वो एक जगह से कमांड ले रहे थे, बिखरे हुए नहीं थे। तो इस बात को समझें, अल्लाह की मदद आपके साथ आएगी जब आप इकट्ठे हो जाएंगे। अकेले अकेले लड़ने से आप सारे एक एक करके ख़त्म हो जाएंगे। मुसलमानों के पास ये एक मौका है, इससे फ़ायदा उठाएं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल